हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है गाइडेंस एंड काउंसलिंग, जो कि बीएड और ईटी कोर्सेज़ में आपका ऑप्शनल या फिर एक परमानेंट सब्जेक्ट है। तो चलिए देखते हैं कि आज हम इसमें क्या पढ़ने वाले हैं, हमारे क्या ऑब्जेक्टिव हैं। तो इस वीडियो में हम समझने वाले हैं मीनिंग ऑफ गाइडेंस एंड काउंसलिंग इन सिंपल लैंग्वेज, यानी कि आसान भाषा में हम गाइडेंस और काउंसलिंग का अर्थ समझेंगे। और इसके अलावा हमने यहाँ पे जामिया और ईटीई और इंटरनेट को कंसीडर किया हुआ है नोट्स बनाने के लिए। तो आपको यहाँ पे नोट्स भी मिल सकते हैं आपकी कोर्स बुक्स के, जिसमें कि हम कॉन्सेप्ट ऑफ गाइडेंस एंड काउंसलिंग, नीड, इम्पॉर्टेंस, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। तो बेसिकली मैं आपको ये बता दूँ कि ये बीएड जो है जामिया बीएड, उसका सेकेंड ईयर का एक ऑप्शनल सब्जेक्ट है और यूनिट 1 को ये पूरी तरीके से कवर करेगा। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक ज़रूर देखिएगा, ताकि आपको नोट्स भी मिल जाएं और आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए। तो चलिए आगे हम वीडियो को बढ़ाते हैं। तो चलिए देखते हैं कि इंडियन एजुकेशन कमीशन यानी कि कोठारी कमीशन ने गाइडेंस के बारे में क्या कहा है। कोठारी कमीशन के अनुसार गाइडेंस इज़ अ हेल्प to the student in making the best possible adjustment to the situation in the educational institutions and in the home, and at the same time facilities and development of all aspects of the personality। तो अगर मैं इसको आसान सी भाषा में समझाऊं तो कोठारी कमीशन का ये मानना था कि जब किसी स्टूडेंट को किसी हेल्प की ज़रूरत पड़ती है अब किसी प्रॉब्लम में, तो उस टाइम पर उसको इस तरह की गाइडेंस मिल सके ताकि वो उस सिचुएशन के साथ अपने घर में, अपने स्कूल में या फिर अपने कॉलेजेस में जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ पर उस प्रॉब्लम को फेस कर सके। क्योंकि जब वो उस प्रॉब्लम को फेस करेगा तभी जाकर वो एडजस्टमेंट कर पाएगा, और जब वो एडजस्टमेंट कर पाएगा तभी उसका डेवलपमेंट होगा, यानी कि विकास होगा। अब ये डेवलपमेंट कैसे होगा, इन सब चीज़ों से कैसे कोई डेवलपमेंट हो सकता है। तो सिंपल सी बात है कि जब कोई बच्चा कई तरह की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है और सॉल्व करने के बाद उसे एक तरह की सेटिस्फैक्शन मिलती है कि हाँ, वो एक पॉसिबल सॉल्यूशन पर पहुंच गया है विद द हेल्प ऑफ राइट गाइडेंस। तो वो क्या करेगा कि नेक्स्ट टाइम जब उसके पास वो प्रॉब्लम्स आएंगी, उसी तरह की जब प्रॉब्लम्स को वो फेस कर रहा होगा, तो उस टाइम पर उसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ट होगा, और वही सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है उसकी पर्सनालिटी को डेवलप करने में हेल्प करेगा। तो चलिए अब देखते हैं गाइडेंस का कॉन्सेप्ट, नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। इसका फर्स्ट है, इट इज़ द सपोर्ट विच कंट्रोल्स द डायलेमा ऑफ अ नीडी पर्सन। यानी कि ये क्या करता है, जो ज़रूरतमंद इंसान है उसका जो डायलेमा है उसको कंट्रोल करता है। ठीक है, कैसे कंट्रोल करता है, क्योंकि जैसे हमने बात की अभी कि गाइडेंस के लिए एक प्रॉब्लम का होना ज़रूरी है। अब अगर एक प्रॉब्लम है, मान लो कि उस प्रॉब्लम का सिर्फ अगर एक ही सॉल्यूशन होता, तो क्या उस व्यक्ति को कोई कन्फ्यूजन होता? नहीं होता। क्या उसे किसी गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती? नहीं पड़ती। तो यहाँ पर वो कन्फ्यूजन में, वो डिलेमा में क्यों है? क्योंकि उस प्रॉब्लम का कोई एक फिक्स सॉल्यूशन ना हो करके बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं, जिनमें से हो सकता है कि कुछ सही हो और कुछ गलत हो। अब उसमें से कौन सा उसको एक्सेप्ट करना है और फिर जाकर उसका सॉल्यूशन निकालना है, ये उसके लिए डिलेमा वाली सिचुएशन है। तो वहाँ पर जो गाइडेंस है वो क्या करता है, वो उसको सपोर्ट करता है ताकि वो अपने इस कन्फ्यूजन को कंट्रोल कर सके। दूसरा, इट इज़ अ प्रोसेस, यह एक प्रक्रिया है। अब ये प्रक्रिया क्यों है? ये प्रक्रिया को अगर हम किसी भी चीज़ को प्रक्रिया क्यों बोलते हैं, तो देखिए, क्योंकि वो एक पूरे स्टेप बाय स्टेप किसी चीज़ को कंप्लीट कर रहा है। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने बताया कि यहाँ पर सबसे पहले एक पर्सन का होना ज़रूरी है। तो अगर यहाँ पर पर्सन होगा तो पर्सन के साथ साथ यहाँ पर होगा प्रॉब्लम, क्योंकि जब उसको प्रॉब्लम होगी तभी वो असिस्टेंस के लिए जाएगा। ठीक है, जब उसको प्रॉब्लम होगी तभी वो असिस्टेंस के लिए जाएगा। तो इसी तरीके से जब वो असिस्टेंस लेगा, तो असिस्टेंस लेने के बाद उसको मिलेगा प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, और प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलने के बाद वो करेगा उस प्रॉब्लम को सॉल्व। तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा जो प्रोसेस है वो चलता है। तो पर्सन के पास क्या होनी चाहिए, उसके पास होनी चाहिए प्रॉब्लम होगी तो वो जाएगा किसी भी मतलब ऐसे पर्सन के पास जिसको कि उस चीज़ की नॉलेज हो। ठीक है, तो वो जाएगा असिस्टेंस के लिए,
ठीक है। उसके बाद उसको मिलेंगे वहाँ पर कुछ पॉसिबल्स वेज और उनसे वो निकालेगा सॉल्यूशन। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें दिखाती हैं कि जो एक गाइडेंस है वो एक पूरा का पूरा प्रोसेस है। नेक्स्ट है रिलेटेड टू इंडिविजुअल लाइफ। अब जैसे कि सिंपल सी भाषा में मतलब यहाँ पर इंडिविजुअल लाइफ का मतलब ये नहीं है कि गाइडेंस सिर्फ इंडिविजुअल तरीके से दिया जाता है, यानी कि एक व्यक्ति को एक बार में दिया जाता है, ऐसा नहीं है। यहाँ पर आप अगर थर्ड और फोर्थ पॉइंट को देखें तो ये दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं। देखिए, रिलेटेड टू इंडिविजुअल लाइफ, हेल्प टू रिकॉग्नाइज द कैपेबिलिटीज़ ऑफ एन इंडिविजुअल। ठीक है, यानी गाइडेंस एक बार में एक से ज़्यादा लोगों को दी जा सकती है, लेकिन हर व्यक्ति के अंदर जो इंडिविजुअल डिफरेंस होते हैं उस सॉल्यूशन को या उस सलाह को समझने के, वो उसकी कैपेबिलिटीज़ के आधार पर होते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर क्या होता है कि हम बात करते हैं उस टाइम पे कि ये तो रिलेटेड है एक इंडिविजुअल की लाइफ से। येस, इट इज़ रिलेटेड टू द इंडिविजुअल्स लाइफ, बट इट डजेंट मीन कि इसको सिर्फ एक टाइम में एक ही व्यक्ति को दिया जा रहा है। ठीक है, तो ये है। अब इसके लिए हम एग्जाम्पल समझ सकते हैं। मान लो कि बोर्ड एग्ज़ाम के टाइम में क्लास में एक टीचर है, तो वो सभी बच्चों को पेपर अटेम्प्ट करने का एक तरीका बता रही है, यानी गाइडेंस दे रही है। तो ज़रूरी तो नहीं कि हर बच्चा जाकर उन्हीं प्रॉब्लम्स को जो मैम ने बताई हैं उनको वहाँ जाकर फेस करे। हो सकता है कि उसके लिए वो प्रॉब्लम बहुत ही छोटी हो सकता है कि वो प्रॉब्लम उसके लिए मैम के बताने से भी ज़्यादा बड़ी हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जो मैम ने बताया है उसके अकॉर्डिंग वो उसको सॉल्व कर सके। अब बात यहाँ पर ये आती है कि जो मैम ने गाइडेंस दी है, अगर 40 स्टूडेंट्स को मैम ने एक गाइडेंस दी है, तो वो 40 स्टूडेंट्स उस गाइडेंस में से सिर्फ वो चीज़ें लेंगे जिन चीज़ों की उनको ज़रूरत है। जो चीज़ें उनको पहले से पता है या जो चीज़ें उनको जानते हैं वो उनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे उसमें से। ठीक है, इसीलिए हम बोल रहे हैं कि ये इंडिविजुअल लाइफ से रिलेटेड है। इसका मतलब कि ये एक व्यक्तिगत जीवन को मतलब अपने प्रोसेस में लेकर आती है और उसको पहचान करवाती है उसकी कैपेबिलिटीज़ का। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा हेल्पफुल इन एडजस्टमेंट। तो ये बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं अभी कोठारी कमीशन की जो हमने डेफिनेशन पढ़ी थी कि जब वो कई तरह की प्रॉब्लम्स को ऐसे सॉल्व करता है तो कहीं ना कहीं ये उसको हेल्प करती है एडजस्टमेंट पे। इसके अलावा ये प्रॉब्लम सॉल्विंग है और हेल्पफुल इन फ्यूचर प्रिपेयरिंग एक्सेट्रा। ये भी सेम पॉइंट ही है। प्रॉब्लम सॉल्विंग कैसे है कि हमारे पास यहाँ पर कोई प्रॉब्लम थी, उसके सॉल्यूशन के लिए हम किसी के पास गए, किसी ने हमको असिस्ट किया और असिस्ट करने के बाद उसने हमें सिर्फ असिस्ट किया, उसने हमें ये नहीं बताया कि आप इस सॉल्यूशन को लो। वहाँ पर हमने 3-4 जब उसने हमें सॉल्यूशंस दिए, सहायता दी, तो हमने अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी के द्वारा ये देखा कि हमारे लिए कौन सी जो सॉल्यूशन है वो ज़्यादा मतलब अप्रोप्रिएट होगी, कौन सी प्रॉब्लम जो है सॉल्यूशन जो है वो हमारे लिए सही रहेगी, और वहाँ पर हम उसको खुद सिलेक्ट करते हैं। तो हमारे खुद के अंदर जो प्रॉब्लम को सॉल्व करने की एबिलिटी होती है वो डेवलप होती है। तो जब हम किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं वो हमें हेल्प करती है फ्यूचर की प्रिपरेशन में, ताकि कल को अगर ऐसी समस्या हमारे सामने दोबारा आती है तो हम उसको अच्छे से डील कर पाते हैं। नेक्स्ट है इट इज़ मेनली गिवन इन एजुकेशनल फील्ड। तो ये मैं आपको बता चुकी हूँ पहले ही कि जो गाइडेंस है ये ज़्यादातर एजुकेशनल फील्ड में दी जाती है। इट कैन बी गिवन 1 और मोर पर्सन एट वन टाइम। तो एट अ टाइम ये एक या एक से ज़्यादा लोगों को दी जा सकती है। इट इज़ फॉर ऑल अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट्स। ये बात भी हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि ये आवश्यकता के अनुसार दी जा रही है। ठीक है, मतलब कि जिस व्यक्ति की जैसी प्रॉब्लम है। अब जैसे हमने बात करी कि अगर गाइडेंस एक ग्रुप में दी जा रही है, एक 40 स्टूडेंट्स के पूरे ग्रुप में दी जा रही है, तो उस गाइडेंस देने वाले व्यक्ति को ये ऑलरेडी पता होता है कि इन 40 स्टूडेंट्स के क्या क्या अलग अलग एक्सपेक्टेशंस होंगी और वो किन किन चीज़ों के बारे में जानना चाहते होंगे। तो जब वो कोई भी गाइडेंस देता है तो उसमें ऐसे पॉइंट्स ज़रूर होते हैं जो कि हर किसी इंडिविजुअल की रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करते हों। नेक्स्ट है
इट इज़ गिवन बाय एक्सपीरियंस्ड एंड एक्सपर्टीज़, ठीक है। तो ये दी जाती है किसी एक्सपीरियंस्ड पर्सन के द्वारा जो कि ऑलरेडी उसको फेस कर चुका है। जैसे कि जब एक टीचर बच्चों को ये बताता है कि उन्हें बोर्ड एग्ज़ाम को कैसे सॉल्व करना है या कैसे अटेम्प्ट करना है, तो वो उसके पास काफ़ी टाइम का एक्सपीरियंस्ड होता है, उसी के आधार पर वो उनको बताता है। तो ये था हमारा गाइडेंस के कॉन्सेप्ट, नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। अब हम चल रहे हैं नीड, इम्पॉर्टेंस, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स की तरफ, कि गाइडेंस देने की ज़रूरत क्यों पड़ती है, क्या महत्व होता है उसका, क्या उद्देश्य होते हैं, क्या गोल्स होते हैं, ये सारी एक ही बातें हैं। तो चलिए इसको हम स्टार्ट करते हैं। ओके, सो प्रॉब्लम में लुक सिंपल बट हैव अ लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट, ठीक है। प्रॉब्लम जो है वो यहाँ पर कहने का मतलब यह है कि कोई भी प्रॉब्लम सिंपल दिख सकती है, यानी कि बहुत ही आसान दिख सकती है, लेकिन उसके जो इम्पैक्ट होते हैं वो बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग होते हैं। इसीलिए हमें ज़रूरत पड़ती है कि वहाँ पर हम उस नीडी पर्सन को गाइडेंस दें। जैसे कि कभी कभी हमें लगता है कि अरे ये प्रॉब्लम तो बहुत छोटी सी है, इसके लिए हमें गाइडेंस की क्या ज़रूरत है, पर प्रॉब्लम का जो प्रभाव होता है, जो इम्पैक्ट होता है, वो कभी कभार पूरा लाइफ लॉन्ग चलता है। जैसे कि अगर किसी बच्चे को बोर्ड एग्ज़ाम के टाइम पर प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पाता, तो वो मतलब एज़ कंपैरिजन टू अदर्स वो एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करने में कुछ अनकंफर्टेबल हो जाता है, जो उसके अंदर धीरे धीरे करके डर के रूप में बैठ जाता है। और इससे क्या होता है कि वो सिर्फ उसी एग्ज़ाम में नहीं, आगे आने वाले जितने भी बड़े एग्ज़ाम्स होते हैं, वो जब भी वहाँ पर जाएगा वो उस तरह के डर को फेस करेगा। इसका मतलब कि उसका इम्पैक्ट जो होगा वो काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग होगा। तो इट इज़ वेरी गुड कि अगर उनको एक इनिशियल लेवल पर ही सही गाइडेंस मिल जाए तो उसका इम्पैक्ट इतना ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग नहीं होगा। नेक्स्ट है गाइडेंस शुड बी इफ़ेक्टिव फॉर एवरी इंडिविजुअल। तो जैसे हमने बात की कि अगर 40 स्टूडेंट्स में से हर किसी की अलग अलग नीड्स हैं और हर कोई अलग अलग तरह की चीज़ें जानना चाहता है, ठीक है। तो जो भी गाइडेंस दे रहा है, जब ग्रुप में वो गाइडेंस दे रहा है, तो उसकी गाइडेंस ऐसी होनी चाहिए कि वो हर इंडिविजुअल की नीड को वहाँ पर पूरा कर सके, उसे कंप्लीट कर सके। नेक्स्ट, फॉर द एडजस्टमेंट ऑफ पर्सन इन द सोसाइटी। तो गाइडेंस की ज़रूरत क्यों है? ताकि किसी भी पर्सन का, किसी भी व्यक्ति का सोसाइटी में, समाज में एडजस्टमेंट हो सके। अब वो एडजस्टमेंट कैसे होगा? वो एडजस्टमेंट होगा जब उसकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकलेगा। जब अगर उसकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन नहीं निकल पा रहा है तो वो लोगों को फेस नहीं कर पाएगा, लोगों से बात करने में उसको हिचक होगी, तो वहाँ पर वो क्या होगा, समाज से वो धीरे धीरे करके कटता जाएगा। लेकिन जहाँ पर उसके पास प्रॉब्लम्स भी हैं, उन प्रॉब्लम्स का सही सॉल्यूशन भी है, तो वो उसको अच्छे से एडजस्ट करती हैं रैदर देन कि उसके पास कोई सॉल्यूशन नहीं है। नेक्स्ट है हेल्पफुल एंड इमोशनल एडजस्टमेंट। अब जो गाइडेंस है वो एक तरीके से सिर्फ हमें एडजस्टमेंट सोसाइटी में नहीं करवा रही है, बल्कि वो हमें इमोशनली भी एडजस्टमेंट करवा रही है। कई बार क्या होता है कि जब हम किसी प्रॉब्लम्स में होते हैं या हमारे पास कोई समस्या होती है और उसका हमें सही समाधान नहीं मिल पाता, सही गाइडेंस नहीं मिल पाती है प्रॉपर, तो उस टाइम पर हम क्या होते हैं, बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, है ना, या फिर हम बहुत गुस्सा करने लगते हैं, हमारे अंदर क्रोध आ जाता है, चिड़चिड़ापन होने लग जाता है। तो जिस वजह से हमारे जो इमोशंस होते हैं उनका जो बैलेंस होता है वो बिगड़ जाता है। लेकिन उसी के ऑपोजिट अगर हमको वहाँ पर प्रॉपर गाइडेंस मिलती है तो हमारा जो इमोशनल एडजस्टमेंट है, यानी कि हमारे जो जितने भी अग्रेसिव इमोशंस हैं, ये कहीं ना कहीं बैलेंस होते हैं धीरे धीरे। तो यहाँ पर ये सेकंड और थर्ड पॉइंट ऑलमोस्ट सिमिलर है। नेक्स्ट है हमारा वेरी मच नेसेसरी फॉर स्टूडेंट इन एजुकेशन फील्ड। तो ये भी हम बात कर चुके हैं कि गाइडेंस की ज़रूरत क्यों है, ताकि स्टूडेंट्स को बहुत ही अच्छे तरीके से कोई भी सलाह दी जा सके एजुकेशन के फील्ड में, ताकि वो आगे आने वाले टाइम में अपने सही करियर का चुनाव कर सकें। तो अब हम ये देखने वाले हैं कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से हमें गाइडेंस प्रोग्राम की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पर 3 फैक्टर्स हैं, जिसमें कि हमारा फैमिली है, सोसाइटी है, स्कूल है, ठीक है।
तो ये फैमिली मतलब ऐसा क्या है फैमिली में कि हमें वहाँ पर एक गाइडेंस की ज़रूरत पड़ रही है। तो बेसिकली जैसा आप सभी को पता है कि जो अब का फैमिली स्ट्रक्चर है वो बदल रहा है। कैसे बदल रहा है? पहले का जो फैमिली स्ट्रक्चर था वो जॉइंट फैमिलीज़ हुआ करती थी, और अब ये चेंज होकर बन रही है न्यूक्लियर फैमिली, ठीक है, जिसमें कि मोस्ट ऑफ मम्मी पापा और उनके बच्चे होते हैं। और इनका स्ट्रक्चर भी कैसे होता है कि इसमें जो मम्मी पापा होते हैं वो ज़्यादातर वर्किंग होते हैं, और ऐसे टाइम में बच्चों की एडजस्टमेंट में बहुत प्रॉब्लम आती है, या फिर घर का जो एनवायरनमेंट है उसको बैलेंस करने में थोड़ी दिक्कतें आती हैं। तो वहाँ पर हमें ज़रूरत पड़ती है गाइडेंस की। इसीलिए हम कह रहे हैं कि फैमिली एक ऐसा फैक्टर है जो कि गाइडेंस प्रोग्राम को डेवलप करने के लिए अपना कंट्रीब्यूशन देता है। नेक्स्ट है सोसाइटी, यानी समाज। तो हमारा जो समाज है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, यानी कि जटिल है, तथा जैसे हम अपने आसपास देखते हैं कि कितना कंपटीशन है। अगर इसको बहुत आसान भाषा में समझे तो हम अपने आसपास के लोगों को देखें, भाई बहुत कंपटीशन है, हर कोई उस रेस में आगे जाना चाहता है। अगर एक के पास एक घर है तो दूसरा 2 लेना चाहता है, एक के पास एक कार है तो दूसरा 3 लेना चाहता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होते हैं कि हर कोई किसी ना किसी तरह का फेलियर वहाँ पर फेस करता है, ठीक है। तो इसीलिए इस फील्ड में हमें गाइडेंस की ज़रूरत होती है कि हमारी नीड क्या है, एक सोसाइटी में रहने की हमारी नीड क्या है, और वो हमें कैसे पता चलती है? वो हमें पता चलती है प्रॉपर गाइडेंस से। अगला है स्कूल। स्कूल में गाइडेंस की क्या ज़रूरत होती है? गाइडेंस जो है, जब एक बच्चा स्कूल में जाता है तो बिल्कुल एक कोरी स्लेट होता है, जैसा कि हम बहुत बार पढ़ चुके हैं साइकोलॉजी में। तो बच्चा क्या है, एक कोरी स्लेट होता है जब वो स्कूल के अंदर जाता है, और जब वो स्कूल के अंदर जाता है अपने आसपास के बच्चों को देखता है, तो बेसिकली उसकी जो क्लासरूम होती है या उसका जो स्कूल होता है वो उसके लिए एक मिनी सोसाइटी होता है, ठीक है। तो वहाँ पर भी वो एक सोसाइटी का काम कर रहा है। इसका मतलब कि वो बच्चा वहाँ पर जाने के बाद भी वही सब कंपैरिजन देख रहा है, कॉम्पिटिशन्स देख रहा है। तो वहाँ पर उसको सही तरीके से गाइडेंस देने के लिए, ताकि वह अपनी सेल्फ स्टडी में अच्छा हो सके, या फिर उसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप हो सके, उसके अंदर चीज़ों को सॉल्व करने की देखने का जो एटीट्यूड है वो चेंज हो सके, उसके लिए हमें प्रॉपर गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है। सो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि गाइडेंस क्या है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से गाइडेंस प्रोग्राम्स की ज़रूरत पड़ती है। चलिए बात करते हैं काउंसलिंग के बारे में। तो पहले इसको थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं, फिर नोट्स की तरफ चलेंगे। तो इस डायग्राम को देखिए, यहाँ पर आप 3 चीज़ें देख सकते हैं, काउंसलिंग, काउंसलर और प्रॉब्लम। काउंसली कौन होता है? जिसके पास प्रॉब्लम होती है, ठीक है, जिसके पास प्रॉब्लम होती है। काउंसलर कौन होता है? जिसके पास काउंसली जाता है अपनी प्रॉब्लम को लेकर, ताकि उसको सही सॉल्यूशन मिल सके। लेकिन यह तो गाइडेंस में भी होता है। तो फिर यहाँ पर क्या फ़र्क है? तो यहाँ पर ये फ़र्क है कि यहाँ पर जो सलाह दे रहा है, यानी कि जो काउंसलर है, वो बहुत ही प्रोफेशनल है, बहुत ही ट्रेंड है। जबकि गाइडेंस में जब हम देख रहे थे कि जो व्यक्ति सहायता कर रहा होता है वो अनुभवी होता है, विशेषज्ञ होता है, ज़रूरी नहीं कि वो ट्रेंड हो। पर यहाँ पर जो काउंसलर है वो बहुत ही ट्रेंड होता है। दूसरा, काउंसलिंग या परामर्श, ये जो होता है व्यक्ति को इंडिविजुअल दिया जाता है। जैसा कि हमने बात करी थी कि जो गाइडेंस है, गाइडेंस तो आपका मतलब उसको आप इंडिविजुअल भी दे सकते हो और ग्रुप में भी दे सकते हो, लेकिन जो काउंसलिंग होती है वो इंडिविजुअली होती है, ठीक है। तो और इंडिविजुअली किसके बीच में होती है? 2 लोगों के बीच में, एक काउंसली के बीच में और एक काउंसलर के बीच में, और दोनों ही जो बात है उसको क्या रखते हैं? सीक्रेट रखते हैं। तो ये डिफरेंस है काउंसलिंग और गाइडेंस के बीच में, ठीक है। सो अब हम यहाँ पे विलियम कोटर के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिन्होंने कि काउंसलिंग के लिए 5 एलिमेंट्स दिए हैं, ठीक है। उनके अनुसार कि काउंसलिंग क्या है, उसके 5 घटक हैं। कौन कौन सा? तो पहला यहाँ देखिए, म्यूचुअल रिलेशनशिप इज़ एसेंशियल। उन्होंने बोला है कि अगर किसी व्यक्ति को काउंसलिंग चाहिए, ठीक है, और जो व्यक्ति उसे काउंसलिंग दे रहा है, दोनों के बीच में एक म्यूचुअल रिलेशनशिप होना चाहिए, ताकि
जैसे कि यहाँ पर क्या है कि प्रॉब्लम किसकी है, काउंसलर की, सॉल्यूशन कौन दे रहा है, काउंसलर। तो जब तक काउंसलर उसको अपनी प्रॉब्लम नहीं बताएगा सही से, तब तक काउंसलर उसकी ढंग से कोई हेल्प नहीं कर पाएगा। इसीलिए ज़रूरी है कि उन दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप हो वो अच्छा हो, दोनों तरफ से बातें हो। दूसरा है देयर कैन बी मैनी मीन्स ऑफ डिस्कशन, यानी कि तो सबसे पहले तो इस पॉइंट को बताने से पहले आपको बताना चाहती हूँ कि जैसा हमने बात करी कि ये इंडिविजुअल दी जाती है ना, व्यक्तिगत दी जाती है, और इसमें एक दूसरे की बातों को सीक्रेट रखा जाता है। तो यहाँ पर ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं, बेसिकली ये रिलेटेड होती है पर्सनल लाइफ से, जैसे कि आपका मैरिज है या फिर फैमिली है, तो वहाँ से रिलेटेड होती है। इसीलिए हम बात कर रहे हैं यहाँ पे मीन्स ऑफ डिस्कशन की। तो ज़रूरी नहीं है कि जब एक काउंसलर के पास जा रहा है और वो बात कर रहे हैं, किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल रहे हैं, तो वहाँ पर सिर्फ बोल कर ही वो अपनी बात कह पाए, ऐसा ज़रूरी नहीं होना चाहिए, बल्कि वहाँ पर बहुत सारे मीन्स होने चाहिए जिससे कि वो डिस्कशन हो सके। क्योंकि कई ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं हेल्थ के बारे में, या मेंटल कंडीशन के बारे में, या फिर मैरिज लाइफ के बारे में, फैमिली के बारे में, जो हो सकता है कि उस टाइम पर वो जो काउंसली है, यानी कि वो जो ज़रूरतमंद इंसान है, वो नहीं बोल पा रहा हो या उसको झिझक महसूस हो रही हो बोलने में। तो उस टाइम पर उसके पास ऐसे मोड्स भी होने चाहिए जिसके थ्रू वो अपनी बात को कह सके, जैसे कि वो लिख कर बता सकता है, या वो रिकॉर्ड कर कर दे सकता है, या वो मैसेज कर कर बता सकता है। तो डिफरेंट मीन्स जो है वो डिस्कशन के वो ओपन होने चाहिए। नेक्स्ट है ईच काउंसलर परफॉर्म हिज वर्क बाय हिज नॉलेज। जितने भी काउंसलर होते हैं वो अपना काम करते हैं, यानी कि जब वो कोई सलाह दे रहे हैं तो वो अपनी नॉलेज के आधार पर ही देंगे, ठीक है। अपना जब वो काम करेंगे तो वो अपनी नॉलेज के आधार पर ही देंगे, क्योंकि हर किसी का प्रॉब्लम्स को लेकर एक अलग नज़रिया होता है। तो बेशक वो कितना ही ट्रेंड क्यों ना हो, लेकिन वहाँ पर उसका अपना जो एक पर्सनल एटीट्यूड है चीज़ों को समझने का, वो उसके काउंसलिंग में दिखाई दे सकता है। नेक्स्ट है यहाँ पे फॉर्म ऑफ काउंसलिंग चेंजेस अकॉर्डिंग टू द इमोशंस ऑफ काउंसलिंग, यानी कि जो काउंसलिंग की फॉर्म्स हैं वो चेंज होती रहती हैं किसके अनुसार, जिस व्यक्ति को ज़रूरत है उसके इमोशंस के अनुसार। अब कैसे चेंज होती हैं, तो जैसे मान लीजिए कि आप किसी एक ऐसे स्टूडेंट को काउंसलिंग दे रहे हैं जो कि आपको अपनी प्रॉब्लम बताते टाइम झिझक महसूस कर रहा है, और कई बार बताते बताते वह बहुत गुस्सा भी हो जाता है एकदम से, और कई बार बताते बताते वो हंसने लग जाता है। तो एक काउंसलर का वहाँ पर क्या काम है, एक काउंसलर का वहाँ पर ये काम है कि वो उसके इमोशंस के अकॉर्डिंग उसको काउंसिल करे। अगर वो बहुत ही नाराज़ है और उसके बाद भी काउंसलर उससे ऐसे सवाल पूछे जा रहा है कि वो और ज़्यादा गुस्सा कर रहा है और ज़्यादा गुस्सा कर रहा है, और कहीं ना कहीं उसका जो ट्रस्ट है वो काउंसलर के ऊपर से हटते जा रहा है, तो वो अपनी पूरी प्रॉब्लम को काउंसलर को नहीं बता पाएगा, ठीक है। और अगर वो नहीं बता पाएगा तो उसका सॉल्यूशन नहीं निकल पाएगा। इसीलिए ये ज़रूरी है कि जो उसके इमोशंस हैं, उसके इमोशंस के आधार पर ही जो काउंसलर है वो उस काउंसलिंग के प्रोसेस को बदले, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन को निकाल सके। नेक्स्ट है ईच काउंसलिंग इंटरव्यू इज़ कंस्ट्रक्टेड। अच्छा, अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे इंटरव्यू की। तो इंटरव्यू कैसे है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर दो लोग आपस में बात कर रहे हैं, तीसरा कोई नहीं है, सीक्रेट बात हो रही है, तो इसलिए हम इसको एक इंटरव्यू बोल रहे हैं। एक सामने सवाल पूछ रहा है, दूसरा जवाब दे रहा है, या दोनों में डिस्कशन हो रहा है। अब बात यहाँ पर ये हो रही है कि काउंसलिंग जो इंटरव्यू जो होते हैं वो कंस्ट्रक्टेड होते हैं, यानी उनको पहले से उनकी एक संरचना तैयार की जाती है। तो बहुत ही ये तो मतलब बहुत इम्पॉर्टेंट बात है, क्योंकि काउंसलिंग जो होती है उसका नेचर क्या होता है, काफ़ी इंट्रोवर्ट है ना, दो लोगों के बीच में सीक्रेट बात है। तो यहाँ पर क्या होगा कि जब जब काउंसलर और काउंसली आपस में मिलते हैं तो काउंसलर प्रॉब्लम को जानेगा। अब वो प्रॉब्लम को कब जानेगा, जब उसके पास एक उसका मतलब कंस्ट्रक्टेड स्ट्रक्चर्ड वे होगा कि मतलब उसे कौन से सवाल पूछने हैं, या फिर सेकंड मीटिंग में जब वो काउंसलर से मिलने जा रहा है तो उसे किस लिमिट तक क्वेश्चंस पूछने हैं। फिर आगे थर्ड मीटिंग जब होगी वो अपने इसको प्रॉब्लम तो वही है, उसके और एस्पेक्ट्स भी आएंगे, तो उस समय वो उससे और ऐसे कौन से सवाल पूछेगा, धीरे धीरे करके वो कितना डीप जाएगा उन सवालों में, उसके पास वो लिस्ट ऑलरेडी होनी चाहिए,
ताकि हर काउंसलिंग इंटरव्यू का कोई ना कोई जो रिज़ल्ट है वो अच्छे से निकल सके। तो ये थे विलियम कोटल के 5 एलिमेंट्स जो उन्होंने काउंसलिंग के लिए दिए थे। अब बात करते हैं इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स की, ठीक है। तो ये जो इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं इनको एक बार देख लेते हैं काउंसलिंग के बारे में। इट इज़ गिवन फॉर मेनली पर्सनल प्रॉब्लम्स, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, मतलब अभी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि आपके जो नोट्स हैं ताकि आप इनको शॉर्ट नोट्स के रूप में अपने दिमाग में रख सकें। तो इट इज़ गिवन फॉर मेनली पर्सनल प्रॉब्लम्स, ये हम बात कर चुके हैं। प्रोफेशनल सर्विस है, क्योंकि यहाँ पर जो व्यक्ति काउंसलिंग कर रहा है वो बहुत ही ट्रेंड होता है, एक्सपीरियंस्ड होता है। इसके अलावा म्यूचुअल डायलॉग्स एंड कोऑपरेटिव एनवायरनमेंट। म्यूचुअल डायलॉग्स का मतलब है कि दोनों तरफ डिस्कशन होता है। अगर काउंसलर अपनी प्रॉब्लम नहीं बताएगा तो काउंसलर उससे अगला सवाल नहीं पूछ पाएगा। दूसरा, कोऑपरेटिव एनवायरनमेंट होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि जब काउंसली कुछ बोलना चाह रहा है तो काउंसलर को ऐसा नहीं करना चाहिए कि बीच में उसको रोक कर वो अपनी बात उसके ऊपर बोल दे, नहीं। या फिर जब काउंसलर कुछ बोलना चाहता है तो काउंसलर उसकी बात ही ना सुने। तो दोनों के बीच में क्या होना चाहिए, कोऑपरेटिव एनवायरनमेंट होना चाहिए। नेक्स्ट है लर्निंग ओरिएंटेड प्रोसेस। तो इसको हम लर्निंग ओरिएंटेड प्रोसेस कैसे बोलते हैं, कोई भी चीज़ लर्निंग ओरिएंटेड कैसे होती है, कोई भी चीज़ लर्निंग ओरिएंटेड तब होती है जब कि वहाँ से कुछ ना कुछ सीखा जाता है। और सीखा कैसे जाता है, जैसे हम बात कर रहे हैं कि एक पूरा प्रोसेस है जिसमें कि काउंसलिंग है, उसके पास एक प्रॉब्लम है और उस प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन निकाल रहे हैं, लेकिन वो सॉल्यूशन काउंसलर नहीं निकाल रहा है, काउंसलर उसको सिर्फ सलाह दे रहा है, वो उसको सॉल्यूशंस दे रहा है बहुत सारे, और काउंसलर क्या कर रहा है, उन सॉल्यूशंस को एक्सेप्ट कर रहा है एक एक करके, और वो ये देख रहा है कि कौन सा मेरे लिए ज़्यादा सही रहेगा। तो यहाँ पर वो खुद लर्न कर रहा है कि उसे कौन से सॉल्यूशन को चूज़ करना है ताकि वो एक बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन तक पहुँच सके। नेक्स्ट है ये काउंसली ओरिएंटेड होती है, यानी कि यहाँ पे जो मेन फोकस होता है वो हमेशा और हमेशा काउंसली ही रहेगा। जिसको ज़रूरत है वही इंसान मेन फोकस में रहेगा, क्योंकि उसी की प्रॉब्लम है और उसी की प्रॉब्लम को जानने के लिए काउंसलर उसको सलाह दे रहा है। तो ये काउंसली ओरिएंटेड होती है। तो ये थे इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स। अब बात करते हैं कि इसकी नीड क्या है, इम्पॉर्टेंस क्या है, एम्स क्या है और ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। तो इसको मोटे मोटे तौर पर 3 उसमें बांटा गया है। 3 नीड्स, इम्पॉर्टेंस, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं। पहला है सेल्फ रियलाइजेशन, दूसरा है सेल्फ अप्रूवल और तीसरा है सोशल एडजस्टमेंट। तो पहले बात कर लेते हैं कि सेल्फ रियलाइजेशन का क्या मतलब है। एक इंडिविजुअल जो होता है, जब उसको इस तरह से प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए असिस्ट किया जाता है, जैसे हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पर इंडिविजुअल प्रॉब्लम की बात हो रही है, वो किसी काउंसलर के पास जा रहा है और काउंसलर उसको सलाह दे रहा है, उसके बाद वो ऐसी सिचुएशन पे पहुँच जाता है जहाँ पर कि वो अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पा रहा है, ठीक है। वो खुद को इवेलुएट कर पा रहा है कि अगर मैं इस प्रॉब्लम को इस सॉल्यूशन के थ्रू करता हूँ सॉल्व, तो ऐसी चीज़ें हो सकती हैं या फिर ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। तो यहाँ पर वो क्या कर रहा है, वो खुद का भी इवैल्यूएशन कर रहा है कि उसे प्रॉब्लम के लिए क्या करना सही रहेगा और क्या करना सही नहीं रहेगा। तो यहाँ पर ये चीज़ से उसके अंदर डेवलप होती है उसकी एबिलिटी, उसका पोटेंशियल, ताकि वो उसको खुद से सॉल्व कर सके। और यही है सेल्फ रियलाइजेशन, खुद से वो रियलाइज़ करता है कि इस प्रॉब्लम का क्या बेस्ट सॉल्यूशन हो सकता है। नेक्स्ट है सेल्फ अप्रूवल, यानी अपने आप का अनुमोदन करना, ठीक है। सेल्फ अप्रूवल का मतलब है कि वह पर्सन, यानी कि जिसके पास प्रॉब्लम है, जो काउंसली है ना, वो अपने आप को एक्सेप्ट करे, अपनी पर्सनैलिटी को एक्सेप्ट करे। तो जब वो अपनी पर्सनैलिटी को एक्सेप्ट करेगा तभी जाकर वो एक जो काउंसलिंग है उसको एक मजबूत आधार देगा उस व्यक्ति को, ताकि वह खुद को समझ सके। अगर वो खुद को ही नहीं समझ पाएगा तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा उसके लिए सॉल्यूशंस को निकालना। एग्जाम्पल, मान लीजिए एक व्यक्ति को बार बार बहुत गुस्सा आ रहा है, बार बार बहुत गुस्सा आता है और इस वजह से उसके साथ जो फैमिली जो उसकी प्रॉब्लम्स हैं वो हो रही हैं। तो वो एक काउंसलर के पास जाता है और काउंसलर से वो ये कहता है कि भाई मुझे बार बार बहुत गुस्सा आता है, लेकिन मेरी गलती नहीं है, गलती सामने वाले की होती है। तो सिंपल सी बात ये है कि उसको ये खुद भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं जो उसका गुस्सा है वो उसकी पर्सनालिटी का पार्ट है और
उसकी वजह से भी जो उसकी फैमिली प्रॉब्लम्स हैं वो बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर उसको सेल्फ अप्रूवल की ज़रूरत होती है खुद के लिए। नेक्स्ट है आपका सोशल एडजस्टमेंट, यानी कि समाज में वो कैसे एडजस्ट करें। तो इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं। जैसे कि हमने अभी थोड़ी देर पहले ही बात की थी कि हम एक क्लास को एक सोसाइटी मान लेते हैं। इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू ऐसे समझ सकते हैं कि अगर आपकी क्लास का कोई स्टूडेंट जो कि काफ़ी टाइम से क्लास में अलग अलग तरीके से बिहेव कर रहा है, यानी कि वो क्लास के एनवायरनमेंट को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है, फ्रेंड से अलग अलग रह रहा है, और आप काफ़ी टाइम से ये चीज़ ऑब्ज़र्व कर रहे हैं और आपने कारण जानने की कोशिश की, तो पता चला कि उसके घर का एनवायरनमेंट इतना अच्छा नहीं है, घर में रोज़ लड़ाई झगड़े हो रहे हैं जिसकी वजह से वो अफेक्टेड है काफ़ी ज़्यादा। सो वो ऐसा बिहेव कर रहा है, इसीलिए उसको सोशल एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। लेकिन जब आप उसको एक काउंसलर के पास लेके जाते हैं और काउंसलर उसको समझाता है कि उसके लिए क्या बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन हो सकते हैं, तो जो अभी तक वो क्लासरूम में ऐसे अलग अलग तरीके से बिहेव कर रहा था, वहाँ पर वो चीज़ कंट्रोल हो जाती है, ठीक है। तो वो अपने आप को एडजस्ट कर लेता है। ये है हमारा सोशल एडजस्टमेंट। सो आई होप कि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए